देखो भैया, मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड नहीं है। आप लोगों को मैं ऐसे ही पढ़ाऊँगा, कंपटीशन की नॉलेज बहुत ही अच्छी अच्छी दूंगा। अब समस्या ये है कि मेरे पास उस तरह नहीं है जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर डिजिटल बोर्ड लगा करके बहुत सारे व्यूज लेते हैं। हाँ, मैं तो ये कह सकता हूँ कि मैं आपको संपूर्ण ज्ञान किताबों से, जो कंपटीशन के बाज़ार में सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं, उनको मैं आपको किताबों के माध्यम से ज़रूर प्रदान करूँगा। और मेरी कोशिश होगी कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पर इस वीडियो को देखे, समझे और कंपटीशन में उसको पूरी तरह से इसका लाभ मिले। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि मेरा जो उद्देश्य है आपको ज्ञान प्रदान करना है। अब वो डिजिटल बोर्ड ना है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझसे जैसे भी बन पड़ रहा है मैं आपको उसी तरह से ज्ञान दे रहा हूँ। यहाँ पर आपके पास कंपटीशन से संबंधित, क्योंकि कंपटीशन में ज़्यादातर एमसीक्यू प्रॉब्लम्स ही बच्चों को फेस करनी पड़ती हैं, और मैं यहाँ पर एक एक बिंदु पर आपको बाकायदे इसको समझाऊंगा और बताऊंगा कि यहाँ पर आपके कंपटीशन से संबंधित प्रश्न ठीक इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। ये अकाउंटिंग से संबंधित प्रश्न है, ये क्लास में भी एमसीक्यू रखा गया है, वहाँ भी पूछा जाता है और कंपटीशन में भी। तो यहाँ लिखा है, चिट्ठा उचित व सही चित्र प्रस्तुत करता है यदि समस्त व्यवहारों को पूंजीगत माना जाए, या समस्त व्यवहारों को आयगत माना जाए, या समस्त व्यवहारों को पूंजीगत और आयगत व्यवहारों में विभाजित किया जाए, या कुछ न किया जाए। तो क्वेश्चन के मुताबिक आप खुद ही देख रहे हैं, चिट्ठा यानी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एकदम क्लियर, जब वह हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो जो क्लियर मैसेज हमारे सामने आता है, बैलेंस शीट बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है, तो हम हमेशा यही सोचते हैं कि बैलेंस शीट हमें क्या बताता है। बैलेंस शीट वैसे तो कंपनी की पूरी तरह से आर्थिक स्थिति को प्रेजेंट करता है, तो इसका जो जवाब बनता है वह जवाब है समस्त व्यवहारों को पूंजीगत और आयगत व्यवहारों में विभाजित किया जाए। यही चित्र प्रस्तुत करता है, क्योंकि अगर हम समस्त व्यवहारों को पूंजीगत मानेंगे तो भी गलत है, अगर आयगत मानेंगे तो भी गलत है। पूंजीगत और आयगत व्यवहारों में विभाजित करके ही वहाँ पर दिखाया जाता है, क्योंकि हम उसमें लायबिलिटी और एसेट्स दोनों ही दिखाते हैं। इसलिए इसका जो सही जवाब है वो है सी यानी सा, जहाँ पर कैपिटलाइज्ड ट्रांजैक्शन और रिवेन्यू ट्रांजैक्शन दोनों में वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करके प्रेजेंट किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, लेखा शास्त्र के सिद्धांत बनाए जाते हैं, यानी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हम तैयार कैसे करते हैं। क्या कोई रिसर्च है इसका, यानी एक्सपेरिमेंट जिसे हम बोलते हैं प्रयोगशाला या रिसर्च सेंटर, क्या रिसर्च सेंटर है कोई इसका, या प्रमाणिकता की जांच करके प्रयोगशाला में, या हम इसका कोई ऑथेंटिसिटी लेते हैं जो कि रिसर्च करते हैं और वहाँ पर एक प्रकार से हमें यह इस बात को प्रमाणित कर दिया जाता है कि भाई हाँ यह चीज़ सही है, या व्यापक स्वीकृति के आधार पर, या इसको बहुत लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, या सर्व मान्यता के आधार पर, यानी बहुत लोग इसको स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो इसमें लेखा शास्त्र के जो प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं, आखिर वह इन चारों में से कौन सा सही है, तो इसका सही जवाब है व्यापक स्वीकृति के आधार पर, यानी इसको सबसे ज़्यादा लोग एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं। क्योंकि अगर कोई अकाउंटिंग रूल बनता है तो हर कंपनी में उस चीज़ को फॉलो करना पड़ता है और सभी लोग फॉलो करते हैं। जैसे बिल्डिंग को हम फिक्स एसेट्स मानते हैं, तो फिक्स एसेट्स उस बिल्डिंग को जितनी भी कंपनियां हैं सभी मानती हैं कि बिल्डिंग फिक्स एसेट्स ही होती है। थर्ड क्वेश्चन है, आय में सम्मिलित की जाती है, यानी जो हमारी इनकम होता है उस इनकम में इनमें से कौन सी चीज़ शामिल है। जैसे कि प्राप्त आय, यानी जो हमें अर्निंग प्राप्त हो जाती, रिसीव हो जाती है,
जो इनकम हमें प्राप्त हो जाती है, रिसीव हो जाती है वो, या प्राप्य आय यानी एक्रूड इनकम जिसे हम अर्नेड इनकम बोलते हैं वो, या प्राप्त और प्राप्य आय, रिसीप्ट या रिसीवेबल आय, रिसीवेबल आय या रिसिप्ट, दोनों में क्या दोनों ही हैं या इनमें से कोई नहीं। भाई रिसीवेबल और रिसिप्ट में अंतर क्या है? रिसिप्ट तो मिल चुकी है, रिसीवेबल मिलने वाली है, तो दोनों प्रकार की आय ही हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंतिम स्कंद का मूल्यांकन किया जाता है, यानी क्लोजिंग स्टॉक को जब हम वैल्यूएशन करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक का तो किस मूल्य पर किया जाता है? क्या कॉस्ट प्राइस पर या मार्केट प्राइस पर, या कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस जो दोनों में कम है वो, या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है हमेशा क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन, वैल्यूएशन हमेशा दोनों मूल्यों में जो कम होता है उसी पर ही किया जाता है, यानी इसका भी जवाब है सी। क्वेश्चन नंबर 5 में है, व्यवसायिक अस्तित्व की अवधारणा से मतलब क्या है? व्यवसाय और व्यवसाय के स्वामी का अस्तित्व आखिर कैसा होता है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन दोनों का जो एग्जिस्टेंस है, मालिक का और बिजनेस का, क्या वह एक ही है या अलग अलग है? एक है यानी कि दोनों का अस्तित्व एक ही चीज़ मानी जाएगी, या सेपरेट है दोनों का एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व, या मिला जुला है यानी वो दोनों ही शामिल है एक ही चीज़ में, इंक्लूडेड हैं, या ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन के हिसाब से बिजनेस और बिजनेस का जो मालिक होता है उन दोनों का जो अस्तित्व होता है वो बिल्कुल अलग अलग होता है, यानी पृथक पृथक होता है, सेपरेट होता है। तो इसका जो जवाब है वो है बी यानी बा। लेखांकन की मान्यताएं क्या है? लेखांकन यानी कि जो अकाउंटिंग है उसकी मान्यताएं क्या है, यानी उसमें क्या चीज़ पाई जाती है जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप ध्यान देंगे तो अकाउंटिंग में एक्सचेंज होता है यानी लेन देन होता है, अवधि टाइम भी होता है, माप की इकाई जब भी कोई सामान लिया दिया जाता है तो उसके लिए कुछ ना कुछ पैमाना होता है, जैसे किलोग्राम, मीटर, लीटर। बिजनेस तो भाई सामान के ऊपर डिपेंड करता है कि वह क्या चीज़ का लेन देन हो रहा है, या ये सभी। तो इसका तो सही जवाब है वो है डी, यानी ये सभी, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि हमारे लेखांकन में यानी अकाउंटिंग में ये सब होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्यवसाय का स्वामी व्यवसाय का लेनदार माना जाता है। तो व्यवसाय का स्वामी जो ऑनर होता है बिजनेस का, वह क्रेडिटर कब माना जाता है? और वह माना अगर जाता है तो वह किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग माना जाता है? क्या कॉस्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, या सेपरेट एग्जिस्टेंस के अकॉर्डिंग यानी पृथक अस्तित्व की अवधारणा के अनुसार, या द्वितीय अवधारणा के अनुसार यानी सेकेंडरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, या मुद्रा मापन की अवधारणा के अनुसार मॉनेटरी मेजरमेंट के हिसाब से। तो इसमें सही जवाब क्या है? जिसमें व्यवसाय का जो स्वामी है, मालिक है, वह एक क्रेडिटर्स की तरह ट्रीटमेंट उसका होता है। तो इसका जो जवाब है वो है पृथक अस्तित्व अवधारणा के अनुसार, यानी कि सेपरेट एग्जिस्टेंस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें मालिक और जो उसका बिजनेस होता है यानी जो कंपनी है, फर्म है, वह दोनों अलग होते हैं। जैसे शेयर होल्डर और कंपनी, कोई लिमिटेड कंपनी जिसमें शेयर होल्डर ने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, कंपनी और शेयर होल्डर उसका मालिक होता है। तो कंपनी अलग काम करती है, शेयर होल्डर से उसे कोई लेना देना नहीं होता है। शेयर होल्डर का अस्तित्व अलग होता है, कंपनी का अस्तित्व अलग होता है। यही एक ऐसा कंसेप्ट है जिसकी वजह से ऑनर यानी कि बिजनेस का ऑनर यानी मालिक और उसका जो बिजनेस है वो, उन दोनों का जो अस्तित्व है वह बिल्कुल अलग अलग होता है, जिसमें वह एक लेनदार की तरह ट्रीट किया जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे 7 मिले हैं, एमसीक्यू बेस्ड हैं ये और इसी पर आधारित है। अगला चैप्टर देखते हैं जो एमसीक्यू के हिसाब से आपके काम का होगा, उसको हम लेंगे। और वो है यहाँ पर क्वेश्चन जो आप देखेंगे, आप स्वयं जब इस क्वेश्चन को पढ़ रहे होंगे तो आपको लग भी जाएगा कि यह क्वेश्चन वाकई हमारे कंपटीशन में बहुत ज़्यादा रामबाण साबित होगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और इसका एक एक पॉइंट आप समझेंगे और आपको समझ में भी आएगा।
अगली प्रॉब्लम हमारी अगले चैप्टर से रिलेटेड है और यहाँ पर आप देखेंगे एमसीक्यू में व्यापार के स्वामी द्वारा लगाया गया धन क्या कहलाता है। तो व्यापार का मालिक पूंजी लगाता है यानी कैपिटल इन्वेस्ट करता है, तो पूंजी को हम कैपिटल कहते हैं इंग्लिश में और हिंदी में पूंजी है। तो इसका जो सही जवाब है वो है बा यानी कि बी। वर्ष के अंतिम दिन जो बिना बिका माल शेष होता है उसको क्या कहते हैं, यानी कि लास्ट में अनसोल्ड गुड्स का नाम क्या होता है, तो वह होता है क्लोजिंग स्टॉक इंग्लिश में और हिंदी में उसे कहते हैं अंतिम रहतिया। तो इसका भी जवाब है बी। क्वेश्चन नंबर 3, वित्तीय लेखांकन का मुख्य कार्य क्या है, यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मुख्य काम क्या होता है। तो यहाँ पर है समस्त व्यापारिक लेन देनों का लेखा करना, यानी समस्त अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को लिखना या फाइनेंशियल आंकड़ों को यानी वित्तीय आंकड़ों की व्याख्या करना या प्रबंधकों के निर्णय हेतु सहायता प्रदान करना या सहायता करना, बात एक ही है, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई वित्तीय लेखांकन में यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में समस्त व्यापारिक लेन देनों का लेखा होता है, ये सही जवाब है और इसका सही जवाब है ए यानी कि फर्स्ट है आ। क्वेश्चन है नंबर 4, एक फर्नीचर के व्यापारी के लिए कौन सी मद माल कहलाएगा। भाई फर्नीचर का व्यापारी पहले लकड़ी खरीद के लाएगा, लकड़ी ही उस व्यापारी के लिए रॉ मटेरियल का काम करेगा। तो इसका मतलब है फर्नीचर बनाने के औजार ये तो बेकार है, मशीन ये ठीक नहीं है, व्यापारी के कार्यालय में प्रयोग किया जा रहा फर्नीचर ये तो खैर उसका अपना ही हो गया। विक्रय हेतु लकड़ी की मेज और कुर्सी ये सही जवाब है, क्योंकि यहाँ पर व्यापारी ने लकड़ी की मेज और कुर्सी जो बना के रखा हुआ है ये उसके लिए एक प्रकार से गुड्स का काम करेगा। हमारे लिए अगर हम उसको खरीद के लाएंगे एक संपत्ति की तरह इस्तेमाल करेंगे, लंबे समय के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए संपत्ति है, लेकिन बेचने वाले व्यापारी के लिए वह गुड्स है। क्वेश्चन नंबर 5 में है व्यापारिक सौदों के परिणाम स्वरूप व्यापारी की पूंजी में जो वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं। इसका मतलब है जब अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होते हैं और उसमें कैपिटल इंक्रीज होता है, तो कैपिटल इंक्रीज होने की वजह क्या है, क्या ड्राइंग है यानी आहरण, या कैपिटल यानी पूंजी, या प्रॉफिट यानी लाभ, या उसका एक्सपेंसेज। तो इसका सही जवाब है लाभ, यानी प्रॉफिट जब होता है तभी पूंजी बढ़ती है, यानी इसका सही जवाब है सी यानी कि सा। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से संपत्ति चुनिए, यानी कि एसेट्स कौन सी है। वेतन ये यानी सैलरी ये तो खर्चा है, कैपिटल यानी पूंजी ये तो पूंजी ही है, प्राप्त किराया ये तो इनकम है, भवन ये है हमारी एसेट्स, यानी ये जो बिल्डिंग है ये बिल्डिंग ही एसेट्स का काम कर रही है। क्वेश्चन नंबर 7 में है इनमें से खर्चा बताइए, यानी व्यय चुनिए। तो मशीन तो भाई एसेट्स है, पूंजी ही होती है, कैपिटल है, ड्राइंग पूंजी में से निकाला जाने वाला पर्सनल यूज का पैसा है, ड्राइंग जिसे आहरण बोलते हैं, किराया ये हमारा खर्चा है, इसे हम व्यय कहेंगे, रेंट। तो इसका सही जवाब है डी यानी कि द। 8वां है इसमें से निम्न में से आय चुनिए, यानी इनकम क्या है। सैलरी यानी वेतन, किराया यानी रेंट, इंटरेस्ट यानी ब्याज, या विनियोगों पर ब्याज यानी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो सही जवाब है विनियोगों पर ब्याज, क्योंकि अगर हम कहीं इन्वेस्ट कर देंगे पैसा वहाँ से ब्याज मिलेगा तो वो हमारी इनकम है। तो इसका सही जवाब है डी। इनमें से कौन सा वास्तविक खाता है। वास्तविक खाता का मतलब हमारी संपत्ति से है, और संपत्तियाँ इसमें कौन सी हैं। भाई वेतन तो है नहीं, सैलरी, ड्राइंग भी नहीं है, आहरण यानी कि डेटर यानी देनदार भी नहीं है, फर्नीचर है क्योंकि फर्नीचर हमारी संपत्ति है, फर्नीचर, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी ये सब हमारी संपत्तियां होती हैं। तो इसका सही जवाब है डी। पूंजी खाता कौन सा खाता होता है। पूंजी खाता, पूंजी तो लगाने वाला कोई न कोई व्यक्ति होता है, इसीलिए इसको व्यक्तिगत खाता बोला जाता है। इसलिए इसका जो सही जवाब है, ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर इसका जवाब मिल गया है। ये पर्सनल अकाउंट जाना जाता है पूंजी को। यहाँ पर कौन सा नाम मात्र का खाता है, यानी
नॉमिनल अकाउंट कौन सा है? तो भाई नॉमिनल अकाउंट में खर्चे आते हैं और इनकम। तो यहाँ पर नॉमिनल में देनदार यानी डेटर्स, डेटर्स तो हमारी एसेट्स होते हैं। लोन यानी ऋण खाता, ये हमारा तो लाइबिलिटी है। ये कैश अकाउंट है, ये तो एसेट्स है, रियल अकाउंट में आता है। और ये वेतन खाता, ये है नॉमिनल क्योंकि ये खर्चा है। इसके बाद है अदत्त व्यय खाता। क्या है? अदत्त व्यय का मतलब होता है बकाया, कोई रकम बाकी है, किराया वगैरह देना बाकी है, तो यह किराया वगैरह जो दिया जाता है किसी न किसी व्यक्ति से संबंधित हो जाता है, इसलिए इसका जो नाम रखा गया है, इसका संबंध व्यक्तिगत यानी पर्सनल अकाउंट से है। इसको हम व्यक्तिगत खाते के श्रेणी में, पर्सनल अकाउंट में डालेंगे। ये वास्तविक यानी रियल भी नहीं है, ये नॉमिनल यानी नाम मात्र का नहीं है, इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन है वो है सी यानी कि व्यक्तिगत खाता यानी पर्सनल अकाउंट। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन है और ये है प्रश्न नेक्स्ट 13 के नंबर पर है। ये मशीन के क्रय करने पर, यानी मशीन जब हम क्रय करते हैं तो डेबिट किया जाएगा किस अकाउंट को? भाई अकाउंट का रूल क्या है? अकाउंट का रूल यही है कि आने वाली चीज़ डेबिट होती है और जाने वाली चीज़ क्रेडिट होती है। तो यहाँ पर मशीन खरीदेंगे तो मशीन आएगी, तो हम मशीन खरीदेंगे मशीन आएगी, तो डेबिट मशीन ही तो होगा, इसलिए मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे। रोकड़ खाता किस प्रकार का खाता है? वास्तविक खाता है यानी रियल अकाउंट है। हमारी जितनी भी एसेट्स हैं वो सब रियल अकाउंट होती हैं। परचेज अकाउंट, परचेज यानी एक प्रकार का खर्च हो रहा है, तो खर्च वाले जो खर्चे मतलब जो अकाउंट होते हैं वे नॉमिनल होते हैं, जिसे हम नाम मात्र का खाता हिंदी में कहते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली यानी डबल एंट्री सिस्टम के फादर ल्यूकस पैसियोली यानी इनके जनक, जनक माने होता फादर, तो ये पैसियोली जो ल्यूकस पैसियोली कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस, अमेरिका, इटली, ब्रिटेन। तो इनका सही जवाब है इटली। तो ल्यूकस पैसियोली इटली के निवासी थे। इसका सही जवाब है ए। एक संयंत्र की स्थापना पर व्यय डेबिट किया जाना चाहिए। संयंत्र यानी प्लांट, प्लांट को अगर हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं, लगा रहे हैं और वहाँ पर कुछ खर्च हो जाता है, तो प्लांट को खरीदने से ले करके उसको लगाने तक का तमाम खर्चा वह सभी प्लांट में ही जुड़ जाता है, इसलिए इसका जो खर्चा है वो प्लांट में जुड़ेगा, यानी कि यहाँ पर सी है इसका यही जवाब। संयंत्र खाता यानी प्लांट अकाउंट में ही ये जुड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, जर्नल तैयार करते समय उसमें कितने खाने बनाए जाते हैं? भाई जर्नल में पहला कॉलम तो डेट का होता है, दूसरा कॉलम पार्टिकुलर का, तीसरा कॉलम होता है लेजर फोलियो नंबर का, चौथा अमाउंट डेबिट, पांचवा अमाउंट डेबिट। तो इसका मतलब 5 खाने होते हैं। तो इसका सही जवाब है 5 का, मतलब 5 कॉलम्स होते हैं। सही जवाब है बी। क्वेश्चन नंबर 19 में है, पुस्तपालन की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली में एक सौदा प्रभावित करता है। यानी जब हमारा बुक कीपिंग होता है उसमें हम डबल एंट्री सिस्टम से एंट्री करते हैं, तो वह कितने खातों को प्रभावित करता है? तो भाई खाते 2 होते हैं प्रभावित होने वाले, एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। इसका मतलब होता है एक ही समय में दोनों खाते प्रभावित होते हैं। तो इसका सही जवाब है एक खाते को 2 बार, एक खाते को 2 प्रकार से, 2 खातों को एक ही साथ समय में, या 2 खातों को प्रत्येक को 2 प्रकार से। तो इसका सही जवाब है बी, 2 खातों को एक ही समय में प्रभावित करता है। तो इसका मतलब है इसका सही जवाब है बी। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया कौन सा व्यक्तिगत खाता है? व्यक्तिगत का मतलब पर्सनल अकाउंट है। इसमें से पूर्वदत्त वेतन खाता यानी प्रीपेड सैलरी अकाउंट, या ड्राइंग अकाउंट, या आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, या ये सभी। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए सभी, यानी ऑल ऑफ दीज, क्योंकि आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड ये तो पर्सनल है ही हैं, लेकिन ये जो दिया हुआ है ड्राइंग ये भी पर्सनल है, क्योंकि कोई व्यक्ति अपने नाम से ही ड्राइंग करता है। 21 वास्तविक खाते का संबंध होता है। रियल अकाउंट का संबंध किससे होता है? तो भाई रियल अकाउंट का संबंध तो संपत्ति से होता है, एसेट्स से। तो यानी संपत्ति से इसमें 2 आ रहे हैं, देनदार लेनदार, आय व्यय, संपत्ति दायित्व, यानी कि ये इनकम एक्सपेंडिचर हो गया, ये डेटर क्रेडिटर हो गए, एसेट्स लायबिलिटी हो गया, जबकि इसका संबंध सिर्फ एसेट्स से होता है।
तो एसेट्स यहाँ पर अकेला कोई लिखा नहीं है, इसलिए इसका जवाब है इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब है डी। इनमें से कौन सा अवास्तविक खाता है, यानी कि जो रियल अकाउंट नहीं है, यानी जो कोई खर्चा वगैरह होगा। भाई अवास्तविक का मतलब क्या हुआ, जो वास्तविक नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ सभी वास्तविक दिया होगा। तो भाई रोकड़ खाता, लोन अकाउंट, मजदूरी खाता, प्लांट अकाउंट, यानी कि प्लांट, वेजेस, लोन एंड कैश। इनमें से मजदूरी खाता खर्चे का अकाउंट है जो कि अवास्तविक खाता है, यानी नॉन रियल अकाउंट है। बाकी ये सब ये रियल है, ये रियल है, ये तो पर्सनल है, वैसे भी ये रियल अकाउंट में आता है। रोकड़ रियल अकाउंट से संबंधित, यानी कि जैसे हमारा पर्सनल अकाउंट होते हैं ना, डेटर्स, क्रेडिटर्स, ये सब पर्सनल अकाउंट होते हैं। डेटर्स बेशक एसेट्स अकाउंट में है, लेकिन ये पर्सनल होता है। क्रेडिटर्स यूँ तो लाइबिलिटी होता है, लेकिन ये भी क्रेडिटर में किसी न किसी व्यक्ति का नाम आता है, इसलिए ये भी पर्सनल अकाउंट के दायरे में आता है। एसेट्स होती है हमारी सारी रियल, तो रियल में ही कैश आता है। तो क्वेश्चन में बोला गया अवास्तविक खाता क्या है, यानी नॉन रियल। तो नॉन रियल में भाई यही आएगा वेजेज अकाउंट, ये सही जवाब है, यानी सी। नगद बट्टा कब दिया जाता है, नगद बट्टा तो भाई जब नगद माल का क्रय होगा जब ही दिया जाएगा, यानी अगर कोई व्यक्ति नगद माल खरीदेगा तो उसको तुरंत नगद बट्टा दिया जाएगा। तो इसका जवाब वैसे भी ए है, यानी फर्स्ट है। माल के कैश परचेज करने पर ही कैश डिस्काउंट दिया जाता है। तो यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चन हैं वो लगभग समाप्त हो गए हैं, और यहाँ पर मैं कोशिश करा बहुत अच्छी तरह से बताने की आप लोगों को, कि आप लोगों की कोई मिस्टेक ना हो और आप अच्छी तरह से समझ जाएं, और MCQ बेस्ड प्रॉब्लम अच्छी तरह से आप तक पहुंचाई गई है। और अगर किसी प्रकार की अगर आपको दिक्कत है तो आप अपने कमेंट में अवश्य बताइएगा। और हमने एक एक पॉइंट आप तक बहुत अच्छी तरह बताने की कोशिश भी की है। फिर भी अगर कोई चीज़ आपको कंफ्यूज अगर कर रही हो तो आप अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में हमारी फिर मुलाकात होगी। कोशिश करेंगे MCQ ही प्रॉब्लम अगली वीडियो में भी ले आएँ। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप एक न्यू स्टूडेंट हैं तो यकीन मानिए यह चैनल आपके लिए ही है, और कॉमर्स की तमाम वीडियो इस चैनल पर कंटिन्यू अपलोड होती रहती हैं, जिसका लाभ हम सभी बच्चों को देते हैं। हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, वो हमें अफसोस है कि भाई हम डिजिटल बोर्ड प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं आप लोगों को, काफ़ी कॉस्टली है, उतना तो हमारे बजट से बाहर चल रहा है मामला। 2-2 लाख रुपए का डिजिटल बोर्ड आ रहा है, बताओ कैसे ख़रीदा जाएगा। ऐसे में तो हालत ख़राब हो जाएगी, अच्छे खासे आदमी का बजट वैसे ही ख़राब हो जाएगा। 2 साल कोरोना ने वैसी कमर तोड़ दी है, तो ऐसे में 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए का बंदोबस्त करना बहुत काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा, हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा समझ लीजिए समस्या का कारण बन जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग तो वैसे भी 2 साल तक तो समझ लीजिए कोचिंग बंद करके जो बचा खुचा था अपना सेविंग, उसी का ही यूज किया है। अब सेविंग भी उतनी बढ़िया नहीं रही है। अब कोरोना के बाद तो समझ लीजिए सेविंग की पोजीशन और इकोनॉमिक बैकग्राउंड सबका ही जो है खस्ता हाल हो गया है। इसलिए मैं आपको जितना भी अच्छा होता है, जिस तरीके से भी अच्छा बन पड़ता है, मैं कोशिश करता हूं कि आपको अच्छे से अच्छे जानकारी दूं। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, अगली वीडियो हमारी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।